नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण अनुरोध है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वो सभी तक पहुंचे। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी मुद्दे को अगर जन समर्थन मिलता है तो वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। ये मैं मानता हूं कि जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, बहुत दिनों से उसका समाधान नहीं हुआ है, वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं रोज एक नए मुद्दे के साथ आपके पास आता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना आशीर्वाद हमारे इस चैनल पर, इस वीडियो पर बनाए रखें, क्योंकि इस पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाया, बताया, सुनाया जाता है जो और समाचार चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो इस अनुरोध के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आज का महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव आयोग ने आज दिल्ली का चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। 70 सीट ही है, कितना टाइम लगेगा, और 8 फरवरी को परिणाम सामने होगा। अब देखना होगा कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को किसकी वैलेंटाइन होती है और किसका टाइट होता है राजनीतिक भविष्य। लेकिन अब की बार के चुनाव में क्या फर्क है, यह बातें आपके सामने रख रहा हूं। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल निर्विवाद रूप से प्रचुर बहुमत के साथ अपना सरकार बनाए हुए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। मैं राजनीतिक पार्टी नहीं हूं कि जीत जाऊं तो ईवीएम सही है और हार जाऊं तो ईवीएम खराब है, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक सामाजिक चिंतक हूं, निष्पक्ष टिप्पणीकार हूं, पेशे से पत्रकार हूं। तो मेरा जो सोच है वो जनता के हितों की बात होगी और वसूलियों की बात होगी। और वसूल यह है कि जो जनता ने आदेश दिया उसका सर माथे पर है। आपके पक्ष में है या विपक्ष में है या निष्पक्ष में है, यह बात आपके अपने एंगल से है। अगर आप किसी के पक्षकार होंगे तो वो आपके पक्ष और विपक्ष और निष्पक्ष में हो सकता है, और अगर आप आदमी निष्पक्ष है तो वो आपके पक्ष में ही होगा। तो आदित्य नारायण तिवारी बलिया के होनहार नेता हैं। आपको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद तिवारी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग बलिया के भविष्य हैं। किसी जमाने में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा जा सकता था, अब आप सब युवा तुर्क हैं। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, यही हमारी शुभकामना है। तो मित्रों, क्या बदला है? अरविंद केजरीवाल 10 साल से चुनाव जीत रहा था, वो गलत जीत रहा था, सही जीत रहा था, ये इशू नहीं है। लेकिन अब हालात क्या है कि अरविंद केजरीवाल की वो जो खोल के अंदर का रंगा हुआ सियार था, वो टब में गिरने के बाद उसका रंग उतर गया है। भाजपा आ रही है आप कहे, और अब लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। केजरीवाल बेशक कहे कि केंद्र सरकार ने जानबूझ करके हमको बिहाइंड द बार किया, जेल में डाला है, लेकिन अदालतें हमारे देश में निष्पक्ष हैं और अदालत किसी को निर्दोष जेल में नहीं डालती है। भारत के अदालतों में अब तक राजनीतिक उद्देश्य की मंशा पूर्ति से सजा नहीं दी जाती है, यह तो विपक्षी भी नहीं कहते हैं। विपक्षी भी कहते हैं कि हमको अपने न्यायालय पर भरोसा है। तो उसी न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को यह बताया है कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं आएंगे, किसी फाइल को देखेंगे नहीं, साइन नहीं करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में आप एक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को एक खड़ाऊ रखना पड़ा, और वो कहते भी हैं कि आतिशी मार लेना, जो कि वैसे एक्चुअली में आतिशी सिंह है, मिर्जापुर के रहने वाली और जौनपुर की बहू है। मतलब मिर्जापुर और जौनपुर पूर्वांचल के 2 भोजपुरी बहुल इलाके की उसका नैहर और ससुराल दोनों है, मतलब मायके और ससुराल दोनों तरफ से पूर्वांचली है, और दोनों तरफ से क्षत्रिय भी है। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अब रमेश बिदुड़ी क्या कह रहा है वो उसका अपना सोच है। तो उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो स्वयं कहते भी है कि चुनाव परिणाम तक मैं हूं। मान लीजिए कि अगर चुनाव परिणाम केजरीवाल के पक्ष में आता है तो अदालत का निर्देशानुसार, आदेशानुसार वो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ नहीं सकता। तो नहीं बैठेगा तो कैसे करेगा? बाहर से करेगा।
या अदालत का अवहेलना करेगा, जो अब तक करता आया है। जेल जाने के बाद में मुख्यमंत्री का सीट नहीं छोड़ा और बता रहा था कि संविधान में कहाँ लिखा है कि जेल जाने पर छोड़ा जा सके। इतनी बेहयाई तो इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की थी, किसी भी समाज सेवक ने नहीं किया था जो केजरीवाल ने किया है। तो वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन लोगों के पास, अरे आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को सादर प्रणाम। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे सामने दिखते रहें, तो आपके सिखाए हुए काम में मैं कितना निपुणता से काम करता हूँ यह देखेंगे आप, तो मेरे में हौसला रहेगी। आप बने रहिएगा। जय हो, आपका भी जय हो। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से वो नकाब हट गया है। उसकी जो चोरी है, उसकी जो घोटाला है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। कई ऐसे जगहों पर घोटाला हुआ है जो कांग्रेस, भाजपा, सपा तो सोच भी नहीं सकती कि यहां भी घोटाला किया जा सकता है। केजरीवाल ने वहां भी घोटाला किया। मतलब वाकई उसने साबित किया कि हम राजनीति बदलने आए हैं। वाकई उसने बदल दी। ऐसी ऐसी जगह पर घोटाला किया जिस पर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि घोटाला यहां भी हो सकता है। केजरीवाल ने किया है। और अब दिल्ली की जनता भी वही बातें समझ चुकी है कि घोटाले का अगर कोई दूसरा नाम है, कोई पैराबाजी है, तो वह है ये आपको बड़कपन है शैतान जी, आप जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा नहीं, मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं। लेकिन केजरीवाल की जो फ्री की राजनीति थी, जिस वजह से केजरीवाल सरवाइव कर रहा था अब तक, अब वो सभी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली योजना, कांग्रेस पार्टी ने महिला सम्मान योजना, ये सब चीजें अब भाजपा, सपा और बसपा सभी ने शुरू कर दिया है। मतलब मुफ्त की रेवड़ी बांटना इस देश में अब एक शगल बन गया है, एक मजबूरी और जरूरी भी बन गया है, जिसका हम जैसा आदमी विरोध करता है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में मुफ्त में कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी देश की विकास में बाधक है। और अगर देश में विकास ही नहीं होगा तो फिर वो देश विकसित नहीं हो सकता, विकासित नहीं हो सकता। लेकिन राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीतिक मनसा पूर्ति के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, घून की तरह से खा रहे हैं। लेकिन चलिए, एक मेरे कहने से क्या होगा, लेकिन मैं निष्पक्ष और ये बात कहूंगा कि मुफ्त की राजनीति देश को रसातल में लेके जा रही है। लेकिन लोहा लोहे को काटता है कि मुहावरे को दोहराते हुए यह बात साबित हो गया है कि अगर मुफ्त की राजनीति केजरीवाल दे रहा है, भाजपा दे रहा है, कांग्रेस दे रहा है, तो मतदाता किस पर भरोसा करेगा। चर्चा करते हैं दिल्ली में जो सब अभी 10 साल तक पार्टी काम कर रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग जो मतदान में दर दर जाकर के भटक रहे, मुड़ा मांगेंगे, तो जनता उनसे पूछेगी कि आपने पंजाब के बहनों को 1000 रुपये देने की बात कही थी, अब तक वहां शुरू नहीं हुआ है। पंजाब में जो जो घोषणाएं आपने किया था, उसमें आप केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए आए हैं और केंद्र सरकार कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसा हो तब तो देंगे, पंजाब का खजाना खाली है। जो पढ़े लिखे लोग दिल्ली में आमतौर पर रहते हैं, वो यह बात पूछेंगे केजरीवाल से कि मुफ्त के चक्कर में बिजली विभाग की कितना रुपया कर्ज सरकार पर चल गई, आप बताइए। पानी मुफ्त में देने में जल बोर्ड का रूम कर्ज में डूब गया है। अगर जल बोर्ड को 5-6 बार भी अगर बेचा जाए तब भी उसका पूरा कर्जा नहीं निपट सकता है, तो वह कौन देगा और कैसे देगा, यह भी जनता पूछेगी। और यह पूछना चाहिए, केजरीवाल से यह भी पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपके नेतागण जेल जाते गए और आप उनसे इस्तीफा नहीं लिए। जितेंद्र जैन बहुत दिन तक जेल से मंत्रिमंडल चलाता रहा, उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, बल्कि स्थिति यह हो गई कि जितेंद्र जैन से मंत्रालय तो ले लिया गया लेकिन मंत्री का पद नहीं लिया गया। मतलब वो एक अनोखा वाहिद ऐसा नेता था जो बिना प्रोफाइल का मंत्री था और जेल में था। वही हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ। मनीष सिसोदिया जब गया तब जाकर के इस्तीफा लिया गया। यह भी लोग पूछेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप जेल में थे और सरकार चला रहे थे। मुफ्त की बात मैं भाजपा को क्यों न भरोसा करूं, मैं कांग्रेस पर क्यों न भरोसा करूं। कांग्रेस से बात पूछी जाएगी कि भाई हिमाचल प्रदेश में आपने कई योजनाओं को लागू करने की बात कही थी और अब वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, तो आप घोषणा करते हैं और घोषणा पूरी करने में तनख्वाह देने भर की पैसा नहीं, तो पैसा आएगा कहां से। यही बात भाजपा से भी पूछी जाएगी। इन सबको देखते हुए नई दिल्ली का, मतलब दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब इतनी बार टफ होने वाला है। हो सकता है ये त्रिकोणीय भी हो। त्रिकोणीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के काट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मुफ्त की योजनाओं का सौगात जनता के सामने उड़ेल दिया और अभी और भी कई तरह की घोषणाएं होगी जैसा मुझे उम्मीद है। तो केजरीवाल का मुकाबला शीला दीक्षित के काम से होगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग
दिल्ली के जनता को ये बताएंगे कि 15 साल तो शीला दीक्षित की सरकार रही और 15 मिनट भी कहीं यह नहीं आप लोगों को सुनने को मिला कि केंद्र सरकार काम में अड़ंगा डालती है, जबकि 10 साल तक सरदार मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 5 साल तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी भी 5 साल प्रधानमंत्री थे। इस पूरे 5 और 10-15 साल तक शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में राज किया था। उस वक्त कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री था और भाजपा का भी प्रधानमंत्री थे। शीला दीक्षित जी ने कभी भी आकर के टीवी मीडिया में या आम बोलचाल में भी नहीं कहा कि हमको केंद्र सरकार काम करने नहीं दिया जाता है। हम सब पहली बार सुने कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से काम में अड़ंगा डालती है। यह केजरीवाल ने पहली बार लोगों को सुनाया है और लोग सुन करके दंग रहे कि ऐसा भी होता है क्या। तो इन सब चीजों के हिसाब केजरीवाल के लोगों को देना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भाई अब तक दिल्ली में जो विकास दिख रहा है वो शीला दीक्षित का किया हुआ है और निस्संदेह जितने फ्लाईओवर हैं, जो विकास वाकई दिल्ली का होना चाहिए हो रहा है या हो चुका है, वो शीला दीक्षित जी के वजह से है। और शीला दीक्षित के नाम को अगर कांग्रेस आगे रखती है तो वो जरूर बढ़त बनाएगी और जितना कांग्रेस बढ़त बनाएगी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। यह भी भाजपा खूब बढ़िया से समझ रही है, इसलिए उसको कांग्रेस को बढ़ते रहने देने में कोई कमी नहीं करेगी और उससे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि जितना कांग्रेस बढ़ेगा उतना भाजपा को फायदा होगा, केजरीवाल का हार होगा। और यह बात केजरीवाल भी समझ रहा है और केजरीवाल के मतदाता भी समझ रहे हैं। तभी शिवसेना का प्रवक्ता कह रहा है कि भाई आपस में लड़ाई ना करके एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब एक होकर लड़े हैं तो मोदी को बहुमत पे रोक दिए हैं, बहुमत नहीं आने दिए हैं और यह बात सत्य भी है। लेकिन वो केंद्र का मामला था और वो दूसरा मामला था, यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब आते हैं अभी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी केंद्र में उसका शासन है और नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड जिसके पास है, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक मोदी जिसका नेता है और दुनिया में मोदी का लोहा अब माना जाने लगा गया है, क्योंकि जो जो मोदी से टकराया है चूर चूर हो गया है। अभी ताजा घटना कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का है। ट्रूडो कुछ लोगों के बहकावे में अनाप शनाप बोल रहा था, भारत पर गलत गलत तोहमतें लगा रहा था। स्थिति इतनी विकट हो गई कि ना सिर्फ उसको सरकार के प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि नेता अपने पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा देगा। मतलब अब वो आदमी सड़क का कुत्ता हो गया है, ना घर का है ना घाट का है, कहीं का नहीं रहा। यह मोदी की कूटनीति का असर है। जो जो विदेशी लोग मोदी से टकराए, अमेरिका जैसी शख्सियत जब टकराई है तब वो मुंह की खाई है। यह देखने में आया है। कुछ बहुत डीप बातें हैं जो कहा नहीं जा सकता है, कुछ खुफिया बातें हैं जो सुनाया नहीं जा सकता है, आम चर्चा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के सामने भारत की कूटनीति की जीत हुई है। तो ऐसे करिश्माई नेता के होते हुए दिल्ली में सरकार न बना पाना भी भाजपाइयों के लिए बड़ा पीड़ादायक और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। तो भाजपा भी अपने जो पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरेगी और उसके पास भी फ्री के बांटने का सब कुछ है। वो बेशक देश की अर्थव्यवस्था के लिए, प्रदेश के आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए है, लेकिन राजनीति में चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकार सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और वो अपनाए जाने चाहिए और वो अपनाए जा रहे हैं। तो उसमें मोदी भी कोई पीछे नहीं है। तो यह मामला त्रिकोणीय है। जहां तक विश्वसनीयता की बात है तो वर्तमान राजनीति में मोदी से विश्वासी राजनीतिक अभी कोई नहीं है, किसी दल के पास नहीं है। केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसका कलई खुल चुका है। उसकी हर विधा में बेईमानी और देश के हर व्यवस्था में को नुकसान पहुंचाना और एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाना, विदेशों में भारत की बदनामी कराना और देश विरोधियों को गले लगाने जैसी कई इल्जाम नहीं स्थापित हो चुका आरोप है, जो कि पंजाब में देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी में घर में रह करके चुनाव लड़ा और खालिस्तानियों से मदद मांगा। विदेश में रहने वाले खालिस्तानियों ने वीडियो पर यह बयान भी दिया है कि केजरीवाल ने मेरा बात कहा था कि हम आपकी बात रखेंगे और यह भी हो नहीं रहा है, इसका हम बदला लेंगे। तो यह सब चीज देखने के बाद दिल्ली के मैदान में कौन बाजी मारता है यह तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मामला चुनाव दिलचस्प और निर्णायक स्थिति पर पहुंच चुका है। त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। ऊंट किस करोड़ बैठेगा यह 8 तारीख को पता चलेगा। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां यह लग रही हैं कि जो केजरीवाल के नाम पर मतदान हो रहा था उसका मतदाता यह समझेगा कि अगर चुनाव केजरीवाल जीत भी जाता है तो कोर्ट के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री के ऑफिस में जा नहीं सकता, फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तो इसको जिता करके क्या फायदा।
और जो आदमी जीतने के बाद शासन चला सकता है, एक बढ़िया व्यवस्था दे सकता है, हम उसके साथ क्यों नहीं जाए। फिर वो सोच सकता है कि जो शासन बढ़िया चलाए हुए है शीला दीक्षित की कांग्रेस, कहीं उनमें से कोई शीला दीक्षित जैसा आदमी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना ने देश को संभाला था। प्रदेश में ये जो मेट्रो की सौगात आप देख रहे हैं, जिससे समय पर आवागमन सुनिश्चित हुआ है और दिल्ली का लाइफलाइन बन चुका है मेट्रो, वो सबसे पहली बार श्री मदन लाल खुराना के टाइम में ही आया है। तो शीला दीक्षित का काम मदन लाल खुराना के काम की तुलना अगर देश के प्रदेश के जनता के सामने रख दिया जाएगा तो लोगों को सोचने समझने में सहूलियत होगी। क्योंकि यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो शीला दीक्षित ने 15 साल अपना काम किया है और बिना लड़ाई झगड़े का काम किया है, वह काम का मुकाबला किसी से नहीं है। और मदन लाल खुराना ने भी जब पहली बार बहुत दिनों के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ और पहली बार जब सरकार बनाए, तो नवनिर्मित राज्य, एक तरह से नवनिर्मित राज्य था, उसका एक तरह से पुनर्गठन किया और दिल्ली के राज्य को पटरी पर लाए हैं, उसको भी भूला नहीं जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को मदन लाल खुराना के काम को आगे रखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को शीला दीक्षित के काम को आगे रखना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि इन दोनों लोगों के काम को आगे रखने के बाद प्रदेश की जनता यह विचार करेगी कि ना तो मदन लाल खुराना ने कोई केंद्र पर तोहमत लगाया, क्योंकि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और ना शीला दीक्षित ने केंद्र पर तोहमत लगाया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल सरकार थी। और दोनों लोगों ने दिल्ली के विकास को आगे रखा और विकास किया भी। लेकिन 10 साल से केजरीवाल काम कम और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं और ये लोगों को बता रहे हैं कि कमी मुझ में नहीं है, कमी केंद्र में है और केंद्र हमको काम करने नहीं दे रही है। तो यह जब तुलनात्मक अध्ययन दिल्ली की जनता के पास आएगा तो एक सार्थक परिणाम सामने आएगा, और क्या आएगा यह 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सबसे पहले आप नागरिक धर्म का पालन करें और अपने पसंद का उम्मीदवार को मतदान दें। हो सकता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो आपके पसंद का पार्टी का ना हो, लेकिन उम्मीदवार आपका पसंद का हो, तो आप उम्मीदवार को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि अंततः आपको काम उम्मीदवार से ही करवाना है। मान लीजिए कि आपको भाजपा पसंद है लेकिन उसका कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप भाजपा को वोट ना दें, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष में आप नहीं जाएंगे। अगर हो सकता है कि आपको कांग्रेस पसंद हो लेकिन आपको उम्मीदवार पसंद ना हो, तो आप कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि आपको आपका उम्मीदवार काम करके देगा। तो उस आदमी को प्राथमिकता दे जो आपके बीच का हो, आपका काम करने वाला हो और जिससे आप काम करा सके। क्योंकि नेता को कमजोर होना चाहिए जिससे आदमी दबा के काम करा सके। आताताई और तानाशाह नहीं होना चाहिए जिसके सामने आदमी जा ही ना सके। इसीलिए दबंग छवि वाले से अवॉइड करें, शिक्षित, सुशिक्षित और संस्कारी लोगों का समर्थन करें, तब जाकर के मनपसंद उम्मीदवार आएगा और चुनाव लड़ेगा और आपका काम करेगा। उम्मीद है कि दिल्ली में एक बढ़िया सरकार बनेगी, आपके मतलब की सरकार बनेगी और वो आपका काम करेगी, बकवास नहीं करेगी। इन उम्मीद के साथ मैं राकेश मरवार आप सबको विदा कर रहा हूँ। आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ और सभी लोगों को 100% मतदान का अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।